Hi everyone, today I'm discuss about बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है, ठीक है। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो मॉडिफाइड ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है। तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी, हालांकि बोहर मॉडल में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो कमियां रह गई थी, जो ड्रॉबैक्स थी, उसको क्या किया बोहर्स ने क्या किया, उसको मॉडिफाइड किया, ठीक है। तो रदरफोर्ड, सबसे पहले ड्रॉबैक्स क्या होंगे इसकी, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स। देखो आपकी ड्रॉबैक्स ऑफ मेन रदरफोर्ड मॉडल। देखो इसकी ड्रॉबैक्स, इस रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। देखो सबसे पहला ड्रॉबैक्स है इसका, मेजर ड्रॉबैक्स को हम पढ़ रहे हैं, जो बाद में बोहर एटॉमिक मॉडल की हेल्प से उसको मॉडिफाइड किया गया। ही कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, यानी ही कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम्स स्टेबल है या नहीं है। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं हम, तो क्या होता है वहां, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्या करता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये होता है आपका न्यूक्लियस, इसके चारों ओर क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। हैव ए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, यानी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मींस जिसका एक्सेलेरेशन इसके सेंटर की ओर कंसंट्रेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, रेडिएट होते हैं उसकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी एन एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल्स इमिट्स रेडिएशन एनर्जी, उन्होंने कहा था कि कोई एक्सलेटेड चार्ज, देखो बोर्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सलेटेड होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो अब होता क्या है, एक्सलेटेड जो भी चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, यानी एनर्जी को इमिट करता है। हालांकि एक तो ये ड्रॉबैक्स थी, यानी इलेक्ट्रॉन के पास होता क्या है, एक तो चार्ज होता है, इन्होंने क्या, इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास क्या है, एक चार्ज है, दूसरा क्या है एक्सलेटेड सेंट्रीपिटल यानी एक्सलेशन है उसके पास, यानी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन बोल सकते हैं, चार्ज और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है। इलेक्ट्रॉन कोलाइड क्या करते हैं, न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करते हैं, एंड एटम वांट्स एग्जिस्ट, एटम उसको एग्जिस्ट नहीं करता है। कब तक करता है, दिस विल हैपेंस 10 to the power -8 सेकंड तक क्या करता है, कोलाइड करता है, ठीक है। एक ड्रॉबैक्स तो ये थी, उन्होंने कहा, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, या उन्होंने ये कहा था एक्सलेटेड जो चार्ज पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सलेट हो रहा है, वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। दूसरी ड्रॉबैक्स मेजर पढ़ रहे हैं हम इसको, दूसरी क्या है, ही कांट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एटॉमिक लेवल, ही कांट explain the discrete atomic spectrum. Yes, discrete atomic spectrum, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन सा, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो
हम लेते हैं जनरली क्या लेते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स लेते हैं, गैस एटम लेते हैं। हम सपोज करते हैं गैस एटम है, इसको हमने क्या किया, एनर्जी दी यानी हीट की। क्या किया, हीट किया विथ इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसको हीट की जा रही है, हीट इलेक्ट्रिक करंट, हीट विथ इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, हीट विथ इलेक्ट्रिक करंट्स। तो ये क्या करेंगे, इमिट रेडिएशन ऑफ सर्टेन स्पेटिक वेवलेंथ। ये क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, इमिट रेडिएशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। ये बता नहीं पाया कि ये सर्टेन वेवलेंथ की, देखो यहां पर क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की। सपोज यहां पर क्या बन रहा है, 4300 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का बन रहा है, यहां पर 4400 की बन रही है। तो इसके बीच का कहां गया है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मींस यहां से गैस एटम है, हीट, उसको हमने एनर्जी दी, तो इमिट क्या करता है, वो इमिट रेडिएशंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ की। देखो यहां पर सपोज मैंने कहा वायलेट और येलो कलर की क्या दे रही है आपको, रेडिएशन को इमिट कर रही है, ठीक है। और देखो 4300 और 4400 के बीच में यानी 100 एंगस्ट्रॉम का गैप है, इसके बीच भी तो कर रही है, क्योंकि इसके बीच की रेडिएशन को इमिट क्यों नहीं कर रहा है, कितने एटम होंगे, कितने एनर्जी लेवल्स होंगे जो यहां से इमिट करेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन ये नहीं कर पा, ही कांट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स, ठीक है। देखो अगर हम इसी गैस एटम की बात करते हैं, अगर हम इसमें क्या करते हैं, व्हाइट लाइट पास करते हैं, व्हाइट लाइट मास वॉलेट यानी विजुअल हम पास करेंगे, तो व्हाइट लाइट इसमें हम पास करते हैं, व्हाइट लाइट पास, व्हाइट लाइट मींस इसमें कितने कलर होंगे, जो 7 कलर होते हैं, इसको हमने इससे पास की, तो क्या होता है, वो ट्रांसमिटेड लाइट इज पासिंग सर्टेन स्पेक्ट्रिक वेव, कुछ ही लाइट को क्या करती है, सर्टेन स्पेक्ट्रिक वेवलेंथ को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। जैसे कुछ ही वेवलेंथ मींस जैसे यहां पर क्या करते थे, वायलेट और येलो को क्या कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे, यहां पर वायलेट और येलो को ट्रांसमिट ना करके कोई और कलर को क्या करेगा, और कलर के रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बाद जो 1913 की बात आती है, यानी 1913 की बात आती है, तो उस टाइम अब देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को ही क्या किया, मॉडिफाइड किया। यानी 1913 की बात करते हैं, 1913 की बात करते हैं, बोहर गिव हिज एटॉमिक मॉडल्स, यानी बोहर ने क्या किया, एटॉमिक मॉडल दिया विथ सम मॉडिफाइड इन रदरफोर्ड मॉडल्स, यानी विथ सम मॉडिफाइड रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, मॉडिफाइड रदरफोर्ड मॉडल्स या मॉडिफाइड रदरफोर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ पोस्टुलेट होते हैं, तो क्या कहा, पहला पोस्टुलेट है आपका, वो फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करते हैं। देखो पहला पोस्टुलेट है आपका, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, ऐसा कुछ कहा नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, यानी ये न्यूक्लियस है आपका, उन्होंने कहा क्या कहा, बोहर ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है कुछ सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं भाई, ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन, इलेक्ट्रॉन कैन revolve only in certain stable orbit,
यानी सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये ऑर्बिट, दीज ऑर्बिट है फिक्स्ड एनर्जी, इनकी पास, इस ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट की बात करता है, ये फिक्स ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जबकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं। तो देखो इन ऑर्बिट की क्या होती है, इस ऑर्बिट के पास क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। क्या होती है, जो इस ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होगी, इसके पास क्या होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी। दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, एनर्जी लेवल्स। फिक्स्ड एनर्जी, इनको हम क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल। दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट, या हम कह सकते हैं इसको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। देखो फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। These orbit have fixed energy. These are called energy levels or stationary state. ठीक है, देखो इस टाइप के एनर्जी लेवल्स में हमने पढ़ा था, these were named, किस नेम से जाने जाते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके थे, K, L, M, N and so on। फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन से हम डिस्कस कर चुके हैं शायद केमिस्ट्री की क्लास। तो पहला पोस्टुलेट तो ये था बोहर्स का। अब देखो दूसरा पोस्टुलेट की बात करते हैं। क्या है दूसरा पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन हैव सम एनर्जी। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कुछ एनर्जी होती है, सम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैव सम एनर्जी एज दैट ऑफ ऑर्बिट, as that of orbit, as that of orbit in which it is revolving, in which it is revolving, it's revolving। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी होती है that of orbit in which it's revolving, के लिए कुछ एनर्जी होती है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, while revolving in a particular energy levels, electron do not emits any radiation। जबकि बोहर्स ने जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, यही कहा था, क्या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सलेट हो रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को इमिट कर रहा है। लेकिन बोहर्स के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं कर रहा है। बोहर्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग while revolving in, देखो थर्ड पोस्टुलेट है, while revolving in a particular energy levels, in a particular energy level, while revolving in a particular energy level, electrons do not emit any radiation, electrons do not emit any radiation, जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, वो रेडिएशन इमिट करता है। देखो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज भी होता है और वो एक्सलेट भी होता है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी होता है। तो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो एक्सलेट हो रहे हैं तो रेडिएशन इमिट कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन। थर्ड पोस्टुलेट है, ठीक है। तो हम ये भी देखो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करते हैं वो, या क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो क्या होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कांट बी 100% अप्लाइड एन एटॉमिक मॉडल। उसको हम जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करते हैं हम, कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सलेट होते हैं, लेकिन इसको हम 100% एटॉमिक लेवल में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो थर्ड पोस्टुलेट है बोर्स का। फोर्थ पोस्टुलेट देखिए, फोर्थ पोस्टुलेट की बात करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व्स और एमिट एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है या इमिट करता है, इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। फोर्थ पोस्टुलेट, इफ एन इलेक्ट्रॉन्स
an electron observes or emits energy, it must move to different एनर्जी लेवल। देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है या इमिट करता है, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा एनर्जी के डिफरेंस एनर्जी लेवल में, यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल में मूव करेगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो फिफ्थ पोस्टुलेट, लास्ट पोस्टुलेट है, डिफाइनिंग स्टेबल स्टेट। देखो या क्वांटाइजेशन क्या कहते हैं, कंडीशन बोर्स ये से कहते हैं डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट, या इसको हम कह सकते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहलाती है। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन या डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट। देखो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होते हैं, रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का टोटल इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वांटाइजेशन कंडीशंस, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का टोटल इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उन्हीं ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। देखो इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व only in those circular orbit for which the angular momentum जिसे हम L से डिनोट करते हैं मोमेंटम, क्या of electron is an integral multiple of h/2 पाई। यहां पर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है h = 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये तो होती है h की वैल्यू, यानी डिफाइंड स्टेबल ऑर्बिट या बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोस सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर व्हिच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, वेयर h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, व्हिच वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। देखो यहां पर क्या कहा गया, जो L होता है एंगुलर मोमेंटम हम L से डिनोट करते हैं, क्लास लेंथ में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। L जो होता है h/2 पाई, यानी 1 × h/2 पाई, 1 क्या है इंटीग्रल मल्टीपल, या 2h/2 पाई, या 3h/2 पाई, या 4h/2 पाई। देखो ये ऐसा है इंटीग्रल मल्टीपल है 1 2 3 4 5। देखो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो L है आपकी 3.2 × h/2 पाई, ये इसको एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल को ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर क्या आती है आपकी L जो होगा NH/2 पाई होगा, L क्या होगा, NH/2 पाई। ठीक है, अब देखो हम क्लास लेंथ में डिस्कस कर चुके हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम इनटू
डिस्टेंस यानी r। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू क्या होगा आपका, L इज इक्वल टू P इंटू आर, लिनियर मोमेंटम होता है mv इंटू r। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया, mv इंटू r। दिस इंप्लाइज दैट mv r इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। इसको मैं पहली इक्वेशन देता हूं, यानी बोहर्स क्या है, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहलाती है। यहां पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। तो इसी इक्वेशन की हेल्प से हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाली है। पहले इस इक्वेशन क्या मिली हमें, बोर्स पोस्टुलेट से इक्वेशन मिल चुकी है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, mvr इज इक्वल टू mvr is equal to nh upon 2 pi, mvr is equal to nh upon 2 pi। ये पहली इक्वेशन बनती है, बोर्स पोस्टुलेट से एक इक्वेशन बन चुकी है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, क्वांटाइज होती है। अब देखो यहाँ पर हम कुछ चीजें कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी बोर्स रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे, या बोर्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या ऑर्बिटल, सेकंड में फॉर डिफरेंट एटम्स, फॉर लाइक हाइड्रोजन एटम्स He+, लिथियम++, इसके लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम, देखो कैलकुलेशंस की जा रही है, कैलकुलेशंस फॉर आर, बोर्स रेडियस r, यानी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस होता है, किसका, किसी एटम का न्यूक्लियस होता है, जहां पर जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहा है इसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स है विथ वेलोसिटी v, जिसकी रेडियस क्या है इस ऑर्बिट से, r रेडियस है। तो हमें इस चीज को डिफाइन करना है। तो क्या कहता है, ये रदरफोर्ड मॉडल यूज हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सलेट हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। इसको घूमने के लिए कहां से फोर्स मिल रहा है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो इसको कहां से मिल रहा है फोर्स, इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स से मिल रहा है। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर क्या बन रहा है, फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल से जो Fe होता है वो Fc के इक्वल होता है। Fe मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और Fc क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम जानते हैं F क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपका, सपोज जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसका मास m है, और किस वेलोसिटी से, v स्क्वायर, और r रेडियस से क्या हो रहा है, मूवमेंट्स कर रहा है। तो ये होता है। देखो F क्या रखते हैं, Fc क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r, पहले ये लिख दे रहा हूं, mv स्क्वायर अपॉन r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। देखो Q1 एक तो E है, दूसरा क्या है, Q2 ZE है। E इंटू ZE लिख सकते हैं हम इसको, E इंटू ZE, E इंटू ZE अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल से। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करना है, इन दो इक्वेशनों से हमें R फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको फाइंड कर रहे हैं R क्या है, बोहर रेडियस, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी रेडियस है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 के स्क्वायर की बात करते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर।
इज इक्वल टू क्या है आपका n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। देखो अपॉन्स हम इसको क्या कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं एम वी स्क्वायर अपॉन्स आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं जेड स्क्वायर लिख दूं जेड स्क्वायर अपॉन्स आर स्क्वायर। यहां से हमें आर फाइंड करना है। एक एम से एक एम कैंसिल आउट हुआ, ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। इस एक आर से एक आर को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां से हमें आर कितना मिलेगा, आर मिलेगा देखो हमें, ये देखो एक इस आर से ये आर कैंसिल आउट हुआ आपका, यहां पर आर बच रहा है, तो हमें यहां से हमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है एम आर स्क्वायर बनेगा। देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इतना बना, तो यहां से हमें एम आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू कितनी आती है सीधे कैलकुलेट करते थे। आर इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, आर इज इक्वल टू देखो आर इज इक्वल टू यहां से बन रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये ऊपर जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन्स, तो क्या बनेगा एम जेड ई, एक तो पाई बच रहा है ये वाला पाई, पाई एम जेड ई स्क्वायर पाई जेड एम ई स्क्वायर, ये क्या बन रहा है हमारा एक चीज ये बन जा रही है, ठीक है। देखो एक आर से आर, ये आर यहां जाके एक और आर कटेगा तभी यहां से इस टाइप का बन रहा है, ये बहुत से रेडियस बन रही है। देखो यहां पर n क्या है इंटीग्रल मेथड जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ये n है ये h है। देखो यहां पर बहुत सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है, यहां पर h क्या है प्लांक कांस्टेंट है, h क्या है कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e क्या है बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका कांस्टेंट। ये सारी चीजें क्या है हमारी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है हमारी नोन वैल्यू है, जिसको हम क्या करते हैं जानते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एच एप्सिलॉन नॉट पाई एम और ई की वैल्यू रखते हैं तो ये कैलकुलेट करने के बाद आर की वैल्यू आती है आपकी, ये कांस्टेंट है तो आर की वैल्यू क्या आती है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। देखिए यहां पर h क्या है प्लांक कांस्टेंट है 6.623 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये क्या है पाई की वैल्यू हमारी 3 पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अगर ये वैल्यू रखते हैं तो r की वैल्यू हमारी इतनी आती है। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, ये भी हम लिख सकते हैं। तो क्या है ये तो बोहर्स रेडियस है। देखो इसको हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, देखो इसको हटा देते हैं। देखो हमारी क्या आई वैल्यू, आर की वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर लिखते जा रहा हूं, आर आ रहा है एन स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर, और या हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आ चुकी है हमारी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम यानी nth ऑर्बिट की क्या हुई है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यानी nth ऑर्बिट n आया है, ये क्या होगी हमारी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस इतनी होगी, ठीक है। ये लिख चुका हूं मैं ऊपर। अब देखो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं हम, इसमें हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम
देखो हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है Z इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होता है। और इसकी पहली Z इक्वल टू 1, N इक्वल टू की भी हम 1 रखते हैं पहली स्टेट के लिए। बोर्स रेडियस यानी हम कह सकते हैं, यानी उसकी ग्राउंड जो स्टेट होती है क्या होगी, R इक्वल टू क्या हो जाएगी, N इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं 0.529 1/1 होगी ये 1/n की जगह क्या होगी 1/1 स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम होगी। हाइड्रोजन यानी इसको हम क्या कहते हैं, बोहर रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोहर रेडियस। ये nth ऑर्बिट की रेडियस है, ये बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं दूसरे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं ऐसे, तो यहां पर z इक्वल टू 1 ही होगा, यहां पर जो आपका n इक्वल टू 2 होगा, यहां पर n इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2 होगा, तो उसकी रेडियस क्या होगी, ये r1 और ये r2 होगी 0.529 इंटू यहाँ 1 का स्क्वायर था तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ऐसी R3 भी निकाल सकते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, तो ये आएगा 0.529 इंटू ये आएगा 3 का स्क्वायर। ऐसी हाइड्रोजन एटम की हम निकाल सकते हैं, यानी हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट ऑर्बिट की रेडियस हम निकाल सकते हैं। ऐसी He+ की बात करते हैं, He+ की बात करते हैं, He+ सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं, He+ की बात करते हैं। देखो इसके लिए भी क्या होता है, यहां पर जो Ez है, n क्या है आपके सेकंड की बात कर रहे हैं, इसे n इक्वल टू 2, z इक्वल टू भी क्या होगा आपका 2 लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.529, यानी सेकंड सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सेकंड सेल की रेडियस, ठीक है, सेकंड सेल की रेडियस n इक्वल टू, तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.529, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे हम Li++ की भी बात कर सकते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी टाइप से हाइड्रोजन एटम्स, हीलियम एटम्स, हीलियम He++ की बात, Li++ की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ v फाइंड करनी है, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे ऑर्बिट में, कैसे फाइंड करेंगे। देखो हम जानते हैं, पहली इक्वेशंस हम जानते हैं और दूसरी इक्वेशन भी हम जानते हैं, तो mvr इक्वल टू ये है, r की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पर क्या करेंगे, पुटिंग r, ये देखो mvr की वैल्यू क्या है, n²h²ε0, यहां पर फॉर v के लिए वेलोसिटी, ये r कहां से, r यहां पर रख दिया हमने, ये ε0 अपॉन ये बनेगा πmze² इज इक्वल टू nh/2π, इससे कैंसिल आउट हुआ, एक m नहीं, m से m कैंसिल आउट हुआ, यहां से हम वेलोसिटी v फाइंड कर सकते हैं, तो ये कितना होगा, v इज इक्वल टू, देखो एक h से एक h कैंसिल आउट हुआ, n से एक n कैंसिल आउट हुआ, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ze² ऊपर चले जाएगा, v इज इक्वल टू ze² अपॉन ये नीचे चले जाएगा, क्या बच रहा है ऊपर, nh बच रहा है, क्या बच रहा है, एक तो 2 बच रहा है, 2 बचा, nh/ε0 बना भाई, ये तो बचा, ठीक है। यहां पर भी v क्या आया आपका, ze² अपॉन 2nh/ε0। अब देखो यहां पर कुछ चीजें नोन है हमारे पास,
ई क्या है, नोन है, ई कांस्टेंट है और एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और 2 क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है, हमें पता है, नोन है। क्या है, नोन वैल्यू है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हमें मिल जाती है। इसकी वैल्यू देखो, E की वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 और H की वैल्यू होती है 6.63 into 10 to the power minus 34 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 to the power minus 11 और 2 ही है। तो यहां से वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, v इक्वल टू, ये कैलकुलेट करने के बाद आता है 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, यानी इंटू z अपॉन n, z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिख देता हूँ v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम्स, फॉर H एटम की बात करते हैं, Z इक्वल टू क्या होती है, 1 होता है। पहली स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, यानी V1 बात कर रहे हैं। V1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, इसको हम डिवाइड करते हैं c से, तो ये लगभग क्या आता है आपका, देखो ये 3.8 होता है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है। तो ये अप्रोक्स आता है, क्या आता है आपका, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं v अपॉन c इक्वल टू 1 अपॉन क्या आता है, 137 टाइम्स होता है। ठीक है, ये याद हो जानी चाहिए। एटम की बात कर रहे हैं। ऐसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं फॉर हीलियम की, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो ये तो हाइड्रोजन एटम की बात की थी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट excited state, velocity of electrons in first excited state किसकी, He प्लस की बात करते हैं। तो यहां पर Z इक्वल टू क्या आता है, 2 आएगा और N इक्वल टू भी 2 आएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं उसकी वेलोसिटी। ठीक है, यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी 2.18, ये सॉरी z अपॉन n, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 2/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। Li++ की भी बात कर सकते हैं, लिथियम ++ की भी बात कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं इतनी सारी चीजें। अब एनर्जी की बात करते हैं, ये इन्हीं का यूज करेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होगी हाफ mv²। v की वैल्यू हमें जानते हैं, z² पांच क्या होता है 2nh। देखो हम पुट करते हैं v की वैल्यू यहाँ पर, हाफ m इंटू v की वैल्यू z e²/2nh एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, mze², mz² e की पावर 4 अपान, देखो नीचे भी 8 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 से 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8h² एप्सिलॉन नॉट, 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n², 8h² एप्सिलॉन नॉट इंटू n²। ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात, पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होगा यहाँ पर लेकिन Q1 Q2 विद साइन रखे जाते हैं। हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, Q1 Q2 इसमें विद साइन रखे जाते हैं।
देखो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, वही लिखा जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, माइनस ई, और जबकि न्यूक्लियस पर प्लस जेड ई होता है, अपॉन आर लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर हम आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। आर की वैल्यू पुट कर दो भाई। देखो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस लिख देता हूं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू ये लिख देते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर s स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z स्क्वायर, पाई m z स्क्वायर। यहां से कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहां पर पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। देखो और चीजें क्या जा रही हैं, देखो अब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, कितनी आ रही है, सेम इसी टर्म्स में mz स्क्वायर e की पावर 4 ही आ रही है, लेकिन ये माइनस में आएगी, -mz स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन, देखो नीचे डिनोमिनेटर की बात कुछ हलचल है, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 सेम आ रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर, ये 4 यही आ रहा है, ये 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अब देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। ये आ रहा है आपका -2m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, ये और ये। अब देखो इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। टोटल एनर्जी क्या होती है, टी जो होगी पीई प्लस, देखो यहां से कुछ चीजें और भी निकल रही है, हमारे कंक्लूजन में क्या निकल रहा है, यहां पर जो एनर्जी मिल रही है हमें, जो एनर्जी मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या है, इसका 2 टाइम्स है। एक कंडीशन यहां से हम लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये मिल रही है। देखो ये -2 है, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, हाँ ये 2 टाइम्स मिल रही है हमारी। तो ये कंक्लूजन, तो टोटल एनर्जी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ पर एक ही होगी, तो टोटल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इसको, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा आपका mz स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर माइनस ये 2 mz स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू n स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये माइनस में ही आएगी हमारी वैल्यू, माइनस mz स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। ये तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी भी सेम आ रही है ये किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन आ जा रहा है आपका, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी -2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी 2 इंटू टोटल एनर्जी। ये रिलेशन इन तीनों से देख सकते हैं हम, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इस टाइप की कंडीशंस हमें मिल रही है, तो हम एक ही चीज फाइंड करेंगे। तो ये टोटल एनर्जी हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पर कांस्टेंट हैं, टोटल एनर्जी की बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, E इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11। तो अगर ये वैल्यू रखते हैं हम, m है और E है और h है, एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल एनर्जी, या इसको हम E से दिखा रहे हैं, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितनी आती है, -13.6
माइनस 13.6 क्या z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम यूजफुल होगा, यानी टोटल एनर्जी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम्स, लिथियम एटम के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होती है, nth ऑर्बिट की एनर्जी इतनी आई। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंडेड न्यूक्लियस। इतनी ही एनर्जी और देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, आपका फ्री हो जाएगा। तो न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, इतनी ही एनर्जी और देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस न्यूक्लियस से बाहर चले जाएगा। यानी इतना लोन या उधार टाइप में क्या है, एनर्जी दे रखी है। अब हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, और हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ये हम बाद में भी पढ़ेंगे। H एटम की बात कर रहे हैं। अब देखो Z इक्वल टू 1 होता है, हाइड्रोजन एटम Z इक्वल टू 1 होता है। तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, E1 इक्वल टू n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये क्या होगा आपका 13.6 माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा है, ये तो क्या कहलाएगी आपकी ग्राउंड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, n इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। E2 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाती है आपकी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होगी आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड की बात करते हैं, E3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, E3 होगी माइनस 13.6 माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ये भी कैलकुलेट करने के बाद आती है माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गया आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे थर्ड की बात करते हैं, E4 जो आएगा आपका माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ये बनेगा आपका, ये कम होते जाएगा यानी ज्यादा होते जाएगा, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गया आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या हो गया आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड करते जा रहे हैं। सिमिलरली हम लिखते जाएंगे थर्ड फोर्थ। E5 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, हम सीधे कैलकुलेट माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E6 आएगा आपका, E6 आएगा माइनस 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी E7 आएगा, E7 आएगा माइनस 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ऐसे कम होते जा रहा है। अब इसके एनर्जी लेवल डायग्राम्स में आते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको मैं हटा सकता हूं, ये हटा, ये हटा, ये हटा। यहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम्स बना रहे हैं। तो देखो एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम देखो, यहां पर एनर्जी दे रहे हैं हम, वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं, और यहां पर ऐसे देखो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। n इज इक्वल टू 1 क्या है, n इक्वल टू 1 है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, माइनस 13.6 होती है सबसे कम। देखो इसके बाद ऐसी एनर्जी स्टेट आती है, ये n2 है, n इज इक्वल टू 2 है। फिर ये क्या है, n इज इक्वल टू 3 है। फिर ये लेवल कम होते होते जाते हैं, यानी ये फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया,
फिर ये कम कम होते इस टाइप से निकलते जाते हैं एनर्जी लेवल्स। n इक्वल टू क्या होगा 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, ऐसे बनते जाएंगे। ये क्या होंगे n इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर हम करते हैं n इक्वल टू इनफाइनाइट, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी ये n क्या है आपकी इनफाइनाइट है, n इक्वल टू क्या है इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इज क्या होगा फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी इनफाइनाइट पर क्या होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन्स इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। ये स्टेटमेंट याद हो जानी चाहिए। यानी nth जो अगर आपका ऑर्बिट क्या है इनफाइनाइट ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे फ्री होंगे न्यूक्लियस से। ठीक है, ये तो है एनर्जी लेवल्स डायग्राम। कुछ और चीजें रह जाती, कुछ व्हाइल रिवॉल्विंग इन हायर एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एमिट्स रेडिएशन। तो देखो जब क्या होता है रिवॉल्व करता है, रिवॉल्विंग इन while electron revolving in a higher energy levels and electron may emit radiation। तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है रेडिएशन इमिट करें, यानी इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड फॉल्स टू लोअर एनर्जी लेवल, और वो क्या करता है और नीचे वाले एनर्जी लेवल में गिर जाता है, लेकिन उसी एनर्जी लेवल में नहीं रहता है। यानी रेडिएशन तो इमिट करेगा, तो क्या होगा वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या करेगा गिर जाएगा। यानी इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन इज फोटोन, द एनर्जी ऑफ सच फोटॉन्स इज ऑलवेज, तो इस टाइप से एनर्जी ऑफ सच फोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स। जो ये होता है E जो होता है फोटॉन की एनर्जी, यानी En2 माइनस En1 की बात करता है। तो ये क्या होगा Hc, फोटॉन्स के पास कितनी एनर्जी होती है Hc/λ, तो ये क्या हो जाएगा आपका En2 माइनस En1। ये तो है आपकी बोहर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। थैंक यू।